तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जहाँ पे एक वक्त ऐसा आया था कि वहाँ की पॉपुलेशन 6.1 मिलियन होने के बाद भी वहाँ पे 3 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में किसी की भी जन्म नहीं हुई, यहाँ तक कि किसी की मौत भी नहीं हुई। और अगर हमारे देश की बात की जाए तो हमारे देश में हर सेकंड कहीं ना कहीं किसी ना किसी का जन्म होता रहता है और वही कहीं ना कहीं किसी की मौत भी होती रहती है। लेकिन उस कंट्री में 3 तारीख से लेकर 13 तारीख तक एक भी बच्चे की जन्म नहीं हुई और ना ही किसी की मौत हुई। और ये इम्पॉसिबल थिंग आखिर कैसे पॉसिबल हुआ, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जिसे हम आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और दोस्तों आपने गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा या फिर सिरी का तो इस्तेमाल किया ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि इन सारे वर्चुअल असिस्टेंट के पीछे का जो वॉइस होता है, जो आवाज होता है, उनके पीछे एक्चुअल में कौन है? और दोस्तों क्या आपको पता है कि ये अजीब सा दिखने वाला पक्षी कौन सा है, इस बर्ड का नाम क्या है? तो दोस्तों ऐसी और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और लाइक एंड शेयर के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। हे गाइस, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज से करीबन 6.5 करोड़ साल पहले हमारे धरती पर 10 से 15 किलोमीटर जितना बड़ा एक एस्टेरॉयड टकराया था। और अगर साइज की बात की जाए तो ये हमारे माउंट एवरेस्ट से भी थोड़ी बड़ी थी। मतलब कि जहाँ हमारे माउंट एवरेस्ट की साइज करीबन 9 किलोमीटर के आसपास है, वहीं पे इस एस्टेरॉयड की साइज 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा थी। और इतनी बड़ी एस्टेरॉयड की टकराने की वजह से हमारी धरती पर उस वक्त इतनी भयानक तबाही मची थी कि उस वक्त पे हमारे धरती पे राज करने वाले जो डायनासोर्स थे, उनकी पूरी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, पूरी की पूरी स्पीशीज़ खत्म हो चुकी थी। और जहाँ पे ये एस्टेरॉयड टकराया था वहाँ पे करीबन 150 किलोमीटर रेडियस के जितना एक बड़ा सा खड्डा बन चुका था, एक बड़ा क्रेटर बन चुका था, जिसे कि आज हम चिकसुलभ क्रेटर के नाम से जानते हैं, जो कि आज के टाइम पे कुछ ऐसा दिखता है। और ये चिकसुलभ क्रेटर युकेटन मेक्सिको में मौजूद है। दोस्तों ये एस्टेरॉयड टकराने की वजह से हमारे धरती पर तबाही तो हुई थी, बहुत ही भयानक तबाही हुई थी। लेकिन एक बात सोच के देखिए, अगर ये एस्टेरॉयड हमारे धरती पर ना टकराया होता तो शायद आज भी हमारे धरती पर डायनासोर ही राज कर रहे होते और हम इंसानों का कोई नामो और निशान तक नहीं होता। दोस्तों आपने कभी ऊँट को खाना खाते हुए देखा है? दरअसल ऊँट तो नॉर्मल पेड़ पौधे खा ही लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेगिस्तान में जितने भी कांटेदार झाड़ीदार पेड़ पौधे होते हैं जिन्हें छूना इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ऐसे पेड़ पौधों को भी ऊँट बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से खा लेते हैं। दरअसल रेगिस्तानी इलाकों में जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो ज़्यादातर कांटेदार झाड़ीदार पेड़ पौधे ही होते हैं और मजबूरी में यहाँ पे रहने वाले एनिमल्स को भी इन्हीं कांटेदार झाड़ीदार पेड़ पौधों को खा के ही अपना गुजारा करना पड़ता है। तो इसी वजह से रेगिस्तान में रहने वाले ये जो जानवर होते हैं, इनके मुंह के अंदर की जो बनावट है वो कुछ इस तरीके से इवॉल्व हो चुकी है कि ये जो कांटेदार झाड़ीदार पेड़ पौधे हैं, इन्हें खाने से इनके मुंह में कोई नुकसान नहीं होता। यहाँ तक कि 1.5-2 इंच कांटे वाले जो पेड़ पौधे होते हैं उनके कांटे भी इनके मुंह में नहीं चुभते। ये बहुत आराम से उन सारे पेड़ पौधों को भी खा लेते हैं। दोस्तों आप इस फायर हाइड्रेंट को तो पहचानते ही होंगे। अगर कहीं पे कोई आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड वाले इसी फायर हाइड्रेंट से पानी लेकर उस आग को बुझा देते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि इसी फायर हाइड्रेंट का एक बहुत ही दर्द भरा इतिहास है, एक बहुत ही दर्द भरी कहानी है। दरअसल ये बात है 1836 की, जिस वक्त पे कोई कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे। उस वक्त पे हर चीज़ें, हर डॉक्यूमेंट पेपर पे ही लिखा जाता था, पेपर में ही स्टोर किया जाता था। और आप तो जानते ही हैं, कोई भी नई टेक्नोलॉजी हो, कोई भी नया चीज़ हो, अगर कोई कुछ बनाता है तो उसे अपने नाम पे पेटेंट ज़रूर कर लेता है। और जिन्होंने भी ये फायर हाइड्रेंट बनाया था, बनाने के बाद उन्होंने अमेरिका की जिस कंपनी के पास अपने फायर हाइड्रेंट का पेटेंट रखा था, उस कंपनी में ही 1836 में आग लग गई और सारे डॉक्यूमेंट, सारे दस्तावेज जल के खाक हो गए। और इसी वजह से आज के टाइम पर ये बात कोई नहीं जानता कि इस फायर हाइड्रेंट को आखिर किसने बनाया था। ये राज भी उसी पेटेंट कंपनी के साथ स्वाहा हो गए। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको किस किस चीज़ से डर लगता है, तो आप में से शायद कोई कहोगे कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, कोई कहोगे कि मुझे भूत से डर लगता है, किसी किसी को एग्जाम से डर लगता है और किसी किसी को तो अपने पेरेंट्स भी डराने लगते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि ये जितने भी डर होते हैं, मतलब कि जितने भी तरीके के डर होते हैं, इनमें से सिर्फ 2 ऐसे डर होते हैं जो कि हम लेके पैदा होते हैं। मतलब कि हमारे जन्म से ही वो डर हमारे साथ होता है। कोई भी अगर एक न्यूबॉर्न बेबी भी होगा तो उसमें भी सिर्फ ये 2 तरह के डर ही मौजूद होगा, जिसमें से एक तो है कि ऊंचाई से गिरने का डर और दूसरा जो डर है वो है बहुत तेज़ और अचानक आवाज़ की डर। ये बात आप भी नोटिस करके देख सकते हो कि एक बच्चा जो कुछ ही दिनों पहले पैदा हुआ है, जिसे किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, तो उसे आप कोई शेर की तस्वीर दिखा दो, कोई भूत की तस्वीर दिखा दो या फिर कुछ ऐसे डरावनी कहानियाँ भी सुना दो तो उसे डर नहीं लगेगा, वो नहीं रोएगा। लेकिन आप किसी भी छोटे बच्चे के पास अगर आप जाके बहुत ही तेज़ी से कुछ बोलते हो या फिर बहुत तेज़ी से कुछ आवाज़ करते हो तो वो बच्चा डर जाएगा।
और आपने एक बार नोटिस किया होगा कि कई बार क्या होता है कि लोग बच्चे को पकड़ के ऊपर उछाल देते हैं और फिर वो बच्चा डर जाता है, डर के रोने भी लगता है। लेकिन हाँ, अगर वो बच्चा पहले से ऐसा करता आ रहा है तो उसे डर नहीं लगेगा, उसे मज़ा आएगा। लेकिन पहली बार अगर किसी बच्चे को ऐसे ऊपर उछाला जाए तो वो डर जाएगा और रोने भी लगेगा। तो दोस्तों, ये दो तरह के डर होते हैं जो कि जन्म से ही हमारे साथ होता है। हम ये डर के साथ ही पैदा होते हैं। और बाकी के जितने भी डर होते हैं, जैसे अंधेरे से डरना, भूत से डरना, एग्ज़ाम से डरना या किसी भी चीज़ से डरना हो, वो सारी चीज़ें हम दूसरों को देख के सीखते हैं। जैसे कि बचपन में माँ बाप खाना खिलाने के लिए डराते हैं ना कि अंधेरे में भूत रहता है, आके खा जाएगा, ये करेगा, वो करेगा। तो उस चीज़ से उस बच्चे के अंदर डर पनपने लगता है, उस चीज़ से बच्चा डरने लगता है, डर को सीखने लगता है। तो इसी तरीके से जितने भी और भी डर होते हैं वो हम धीरे धीरे सीखते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, आसपास के लोगों से सीखते हैं। और जो डर हम लेके पैदा होते हैं, जो डर हमारे जेनेटिक्स में होता है, वो ये तेज़ आवाज़ का डर होता है और ऊंचाई से गिरने का डर होता है। बाकी सब हम सीखते हैं। दोस्तों, आपने कई तरह के एडवर्टीजमेंट के बारे में सुने होंगे, कई तरह के एडवर्टीजमेंट देखे भी होंगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे एडवर्टीजमेंट के बारे में बताने वाला हूं जिसे जानने के बाद आप हैरान हो जाओगे। ये ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, बस 21 अक्टूबर 2018 की बात है। उस दिन क्या हुआ था कि हमारे देश के दो जाने माने न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने पूरे के पूरे न्यूज़पेपर में से आई लेटर को गायब कर दिया था। मतलब कि पूरे के पूरे न्यूज़पेपर में जितने भी न्यूज़ थे, जितने भी हेडलाइंस थे, जितने भी आर्टिकल्स थे, उन सब में से आई लेटर को गायब कर दिया गया था और उसके जगह पे खाली स्पेस छोड़ दिया गया था। और ऐसा करवाने वाले थे टाटा ग्रुप्स। और टाटा ग्रुप्स ने ऐसा इसीलिए किया था ताकि हर एक आम आदमी, हर एक आम इंसान अपने डेली लाइफ में आई यानी आयोडीन की अहमियत को जान सके, समझ सके। और इसी टाइम में टाटा ग्रुप्स ने अपने आयोडीन वाले नमक यानी टाटा नमक को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था और लोगों को बताने लगे कि एक एवरेज नॉर्मल इंसान की डेली लाइफ में जितनी आयोडीन की ज़रूरत होती है, सिर्फ टाटा नमक के इस्तेमाल से ही उस ज़रूरत को काफ़ी हद तक पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि स्मोकिंग हमारे बॉडी के लिए कितना खतरनाक है, कितना हार्मफुल है हमारे लिए। लेकिन फिर भी हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सब जानने के बावजूद भी हर रोज काफी मात्रा में स्मोक करते हैं और अपने बॉडी को हार्म पहुंचाते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 1960s के आसपास लिगेट एंड मायर्स नाम की एक कंपनी थी जिन्होंने प्रोजेक्ट एक्से नाम का एक रिसर्च शुरू किया था। और करीबन 12 साल की रिसर्च और $15 मिलियन खर्च करने के बाद उन्होंने एक ऐसा सिगरेट बनाया था जो कि ह्यूमंस के लिए बिल्कुल सेफ था। मतलब कि वो सिगरेट पीने के बाद ह्यूमन बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता था, जिसको कि सेफर सिगरेट या फिर L&M सिगरेट नाम से जाना जाता था। और जैसा कि हर अच्छी चीज़ के साथ हर बार होता रहता है कि उसे दबा दिया जाता है, उसे ख़त्म कर दिया जाता है। तो ऐसे ही मार्केट में और भी जितने भी सिगरेट कंपनीज थी उन सबको पता चल चुका था कि अगर ये सिगरेट मार्केट में आया तो उन सब की दुकान बंद होने वाली थी। तो ऐसे में क्या किया गया कि जितने भी और भी अलग अलग सिगरेट कंपनीज थी वो सब एक साथ एकजुट हो गए और इस कंपनी को प्रेशराइज करने लगे कि वो अपने कंपनी को बंद कर दे। और वो लोग फोर्सफुली इस कंपनी को बंद भी कर दिए ताकि आम इंसानों की जिंदगी के साथ वो लोग हमेशा खेलते रहे और उनका फायदा हमेशा से होता रहे। दोस्तों, वैसे तो हम अपनी चांद के बारे में बहुत सी चीज़ें जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको हमारे चांद के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूं जो कि शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, अगर एक प्लेनेट के साइज के हिसाब से अगर उसके सैटेलाइट के साइज की कंपैरिजन की जाए तो उस हिसाब से हमारा जो चांद है वो इस सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट होता है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल हमारा जो चांद है वो हमारे अर्थ से करीबन 4 गुना ज्यादा छोटा है। लेकिन वही पे अगर जुपिटर की सैटेलाइट गैनीमीड की बात की जाए तो गैनीमीड जुपिटर से कई 100 गुना ज्यादा छोटा है। तो इसी हिसाब से हमारा जो मून है वो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट बन जाता है रिलेटिव टू इट्स ओन प्लेनेट। और अगर सोलर सिस्टम के सारे सैटेलाइट की साइज कंपैरिजन की जाए तो इनमें हमारे चांद 5th पोजीशन पे आता है, जिनमें से सबसे पहले नंबर आता है गैनीमीड का जो कि जुपिटर का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। और दूसरे नंबर पे आता है टाइटन जो कि सैटर्न का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। तीसरे नंबर पे आता है कैलिस्टो जो कि जुपिटर का दूसरा सबसे बड़ा सैटेलाइट है। और चौथे नंबर पे आता है आयो जो कि अगेन जुपिटर का तीसरा सबसे बड़ा सैटेलाइट है। और 5वें नंबर पे आता है हमारा मून। दोस्तों, वैसे तो हम जानते हैं कि मून के पास अर्थ के जैसा अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसी वजह से आए दिन उस पर कोई ना कोई एस्ट्रॉइड गिरता रहता है और नए नए क्रेटर बनते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो चांद का जो सबसे बड़ा क्रेटर है जो कि करीबन 2500 किलोमीटर जितना बड़ा है और करीबन 8 किलोमीटर जितना गहरा है और जो कि चांद के साउथ पोल वाले रीजन में मौजूद है, जिसे कि एकन बेसिन कहा जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ। दोस्तों, ये जो हमारा चांद है ये सूरज से करीबन 400 गुना ज्यादा छोटा है, लेकिन फिर भी सोलर एक्लिप्स के दौरान हमारा चांद पूरी तरीके से सूरज को ढक देता है। और ऐसा इसी वजह से हो पाता है क्योंकि सूरज के मुकाबले चांद की जो हमारी धरती से दूरी है वो बहुत कम है, जो कि 3,84,400 किलोमीटर की होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे चांद और धरती के बीच की ये जो दूरी है, इनमें अगर सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स को एक के बाद एक रख दिया जाए तो वो सारे के सारे प्लैनेट इन दूरी के बीच में बिल्कुल फिट हो जाएंगे। मतलब कि सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सबको अगर एक लाइन में रख दिया जाए तो उनकी दूरी भी करीबन इतनी ही होगी।
दोस्तों आपने गूगल असिस्टेंट या फिर अमेज़ॉन का एलेक्सा या फिर एप्पल की सिरी को इस्तेमाल तो किया ही होगा। अगर इस्तेमाल नहीं भी किया होगा तो आप इनके बारे में तो जानते ही होंगे। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये जो वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं इनकी आवाज़ के पीछे का जो एक्चुअल वॉइस होता है वो किसकी है? तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन सारे वर्चुअल असिस्टेंट के पीछे का जो एक्चुअल वॉइस होता है वो किसकी है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं गूगल असिस्टेंट की। तो गूगल असिस्टेंट के लिए जिन्होंने सबसे पहले अपना वॉइस दी थी उनका नाम है किकी बेसेल, जिनका आवाज़ हमें 2016 तक के गूगल असिस्टेंट के वॉइस में सुनाई देती थी। लेकिन 2016 के बाद से अब तक जिन्होंने गूगल असिस्टेंट को अपनी आवाज़ दी है उनका नाम है एंटोनिया फ्लिन। और अब बात करते हैं सिरी की। दोस्तों एप्पल के सिरी में जिन्होंने फीमेल वॉइस की आवाज़ दी है उनका नाम है सुजन बेनेट। और जिन्होंने सिरी का मेल वर्जन की आवाज़ दी है उनका नाम है जॉन ब्रिग्स। और अब बात करते हैं अमेज़ॉन की एलेक्सा की। दोस्तों एलेक्सा को जिन्होंने अपनी आवाज़ दी है उनका नाम है नीना रोल। और दोस्तों मैंने जितने भी नाम आपको बताए ये सभी के सभी बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही फेमस वॉइस आर्टिस्ट्स हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस अजीब से दिखने वाले पंछी के बारे में। दोस्तों क्या आप बता सकते हो कि ये बर्ड कौन सा है, या फिर क्या आप बता सकते हो कि ये जानवर कौन सा है? और इस एनिमल के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप बता सकते हो कि ये एनिमल कौन सा है? तो दोस्तों दरअसल ये जो बर्ड है, ये जो पंछी है, ये एक्चुअल में आउल है। और ये जो जानवर है ये एक्चुअल में बेयर है, भालू है। और इस इमेज में आप जिसे देख रहे हो ये एक रैबिट है, और ये एक स्क्विरल है, ये एक रकून है, और ये एक गिनी पिग है। दोस्तों दरअसल बात ऐसी है कि इन जानवरों के किसी भी बीमारी के चलते या फिर इन्होंने अगर कुछ ऐसी चीज़ें खा ली है जिसकी साइड इफ़ेक्ट के हिसाब से इनकी बॉडी का जो फर है, जो फेदर है वो झड़ चुके हैं, और इसी वजह से ये कुछ इस तरीके के दिखने लग रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारे आज के सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट की, जिसके बारे में हमने इस वीडियो के शुरुआत में ही बात की थी। तो दोस्तों बात है इंग्लैंड की, और तारीख था 2 सितंबर 1752। जिसके बाद यानी 3 तारीख से लेकर 13 तारीख तक इस देश में एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ और ना ही किसी की डेथ हुई। और अब आपको बताते हैं कि ये इम्पॉसिबल थिंग आखिर कैसे पॉसिबल हुआ। तो दोस्तों इस पूरी घटना के पीछे जो चीज़ एक्चुअल में जिम्मेदार थी वो थी इंग्लैंड का कैलेंडर सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड का कैलेंडर सिस्टम। दरअसल बात ऐसी है, 2 सितंबर 1752 के पहले तक इंग्लैंड में जूलियन कैलेंडर को फॉलो किया जाता था, जिसके हिसाब से एक साल का जो टाइम कैलकुलेट किया जाता था वो था 365 दिन और 6 घंटे का, जो कि बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं था। और वही इंग्लैंड के आसपास के जो दूसरे कंट्रीज़ थे वो उस टाइम पे ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते थे, जिसके हिसाब से एक साल का जो टाइम कैलकुलेशन था वो था 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47 सेकंड, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट था। और क्योंकि इंग्लैंड में एक तरीके का कैलेंडर सिस्टम चलता था और बाहर के दूसरे देशों में दूसरे तरीके का कैलेंडर सिस्टम चलता था, तो इसी वजह से काफ़ी सारे डेट्स के मिस कैलकुलेशंस होते रहते थे। और इसकी वजह से इंग्लैंड के जो लोग होते थे उनको बिजनेस के सिलसिले में या फिर किसी और वजह से इंटरनेशनली काफ़ी सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए 1752 में इंग्लैंड के पार्लियामेंट में एक फैसला लिया गया कि सितंबर 2 के बाद से, मतलब कि सितंबर के 2 तारीख के अगले दिन, मतलब कि जो 3 सितंबर होने वाला था, उस दिन से वो लोग जूलियन कैलेंडर के बदले ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करेंगे। और सबने खुशी खुशी इस फैसले को मान ही लिया था कि सामने एक दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम आके खड़ा हो गया। और इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। प्रॉब्लम ये थी कि ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर था ये जूलियन कैलेंडर से 11 दिन आगे चल रहा था। जूलियन कैलेंडर के हिसाब से जो दिन सितंबर के 2 तारीख हो रहा था, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से वही दिन सितंबर के 13 तारीख हो रहे थे। इसी वजह से ग्रेगोरियन कैलेंडर को अगर फॉलो करना है तो उसके लिए 2 तारीख के जो अगला दिन है उसे 3 तारीख के बदले 14 तारीख से काउंट करना पड़ेगा, और बीच के जो 11 दिन है उसको हटाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से 2 सितंबर को एक और फैसला लिया गया कि अगले दिन से 3 तारीख के बदले 14 तारीख से वो लोग काउंटिंग करना शुरू करेंगे, और बीच के जो 11 दिन थे उनको हटा दिया गया। तो ये इंग्लैंड की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ था जहां की सितंबर का जो महीना था वो 30 दिन से 11 दिन हटा के सिर्फ 19 दिन की गई थी। मतलब कि 1752 में इंग्लैंड का जो सितंबर महीना था वो सिर्फ 19 दिन की थी। और इसी तरीके से इंग्लैंड का जो 3 तारीख से लेकर 13 तारीख का जो टाइम पीरियड है ये इंग्लैंड के हिस्ट्री में एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर उस टाइम पे किसी की जन्म हुई होगी तो वो या तो सितंबर के 2 तारीख को हुआ होगा या फिर उसके अगले दिन सितंबर के 14 तारीख को हुए होंगे। किसी की मौत भी हुई होगी तो वो या तो सितंबर के 2 तारीख को हुआ होगा या फिर उसके अगले दिन सितंबर के 14 तारीख को हुआ होगा। और इसी तरीके से ये कैलकुलेशन भी बिल्कुल फिट बैठता है कि सितंबर के 3 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में ना ही किसी की जन्म हुई और ना ही किसी की मौत हुई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग और बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए फील प्राउड टू बी एन इंडियन। जय हिंद।